चैप्टर 8 नन्ही उंगलियां और बाप की जिद। लोहागंज में सुबह के 4 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला अभी गहरी नींद में था, सिवाय उस एक कमरे के जहां एक जिद जाग रही थी। कमरे में एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। शौर्य ने पीहू के कंधे को धीरे से हिलाया। पीहू, उठो बेटा, रियाज का वक्त हो गया है। शौर्य की आवाज में नरमी थी, पर इरादा पक्का था। पीहू ने नींद में ही मुंह बनाया और चादर अपने सिर पर खींच ली। नहीं पापा, और सोना है, बहुत नींद आ रही है। प्रीति दीदी, जो पास ही सो रही थी, जाग गईं। उन्होंने शौर्य का हाथ पकड़ लिया। शौर्य, क्या कर रहा है? वो 4 साल की बच्ची है। इतनी सुबह तो फौजी भी नहीं उठते। उसे सोने दे, बीमार पड़ जाएगी। शौर्य ने प्रीति का हाथ हटाया नहीं, बस उनकी आंखों में देखा। दीदी, अगर आज ये नींद से नहीं जागी, तो कल इसकी किस्मत सो जाएगी। सिंघानिया ने इसके स्कूल के दरवाजे बंद किए हैं, मुझे इसके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोलने हैं। और वो दरवाजे खटखटाने से नहीं, तोड़ने से खुलेंगे। शौर्य ने पीहू को गोद में उठाया और उसे बाथरूम ले जाकर उसका मुंह धुलाया। ठंडे पानी के छींटों से पीहू की नींद खुली, पर वो रोने लगी। पापा, मुझे नहीं गाना, मुझे नींद आ रही है। शौर्य का दिल पसीज रहा था, पर उसने खुद को पत्थर बना लिया। वो जानता था कि दुनिया रहम नहीं करती। उसने पीहू को हारमोनियम के सामने बिठाया। ये हारमोनियम विक्की कहीं से कबाड़ में मान कर लाया था। बेटा, रोना बंद करो। याद है तुमने कहा था कि तुम सुपरस्टार पापा की बेटी हो। सुपरस्टार सोते नहीं हैं, वो चमकते हैं। चलो, सा लगाओ। अगले 4 घंटे लोहागंज के उस कमरे में एक अलग ही जंग चली। एक नन्ही बच्ची, जिसकी उंगलियां अभी ठीक से चॉकलेट पकड़ने के लिए भी छोटी थीं, वो सुर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दिन एक, सुरों से लड़ाई। शुरुआत बहुत खराब रही। पीहू का गला बार बार सूख रहा था। वो सुर नहीं लगा पा रही थी। वो बच्चे वाली तुतलाती आवाज में गाती, तो सुर भटक जाता। नहीं, फिर से, शौर्य चिल्लाया। पीहू, फोकस, सा, मतलब सा, आवाज पेट से निकालो, गले से नहीं। पीहू डर गई। उसने कभी अपने पापा को ऐसे चिल्लाते नहीं देखा था। वो रोने लगी और हारमोनियम छोड़कर भाग गई। वो प्रीति दीदी की गोद में जाकर छिप गई। शौर्य ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि वो हार रहा है। क्या वो अपनी जिद में अपनी बेटी का बचपन मार रहा है? तभी शाम को अनन्या आई। विक्की उसे लेकर आया था। अनन्या ने देखा कि घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। पीहू कोने में बैठी थी और शौर्य छत पर खड़ा आसमान को घूर रहा था। अनन्या छत पर गई। शौर्य, तुम उसे डरा रहे हो। वो बच्ची है, मशीन नहीं। तुम उसे अपना एस वाला स्टाइल थोप रहे हो, जबकि उसकी अपनी एक अलग लय है। तो क्या करूं अनन्या? परसों ऑडिशन है। वहां क्लासिकल सीखने वाले बच्चे आएंगे जिन्होंने 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग ली है। पीहू को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, शौर्य ने हताशा में कहा। तो उसकी ताकत पहचानो शौर्य। मैंने उसे नोटिस किया है। वो सुरों में कच्ची हो सकती है, पर उसकी बीट पक्की है। जब तुम बाइक पर गाना गाते हो, तो वो टंकी पर बिल्कुल सही ताल देती है। उसे गाना मत गवाओ, उसे रिदम का खेल सिखाओ, अनन्या ने सलाह दी। शौर्य की आंखों में चमक आ गई। रिदम, हाँ, सही कहा तुमने। दिन 2, नया तरीका। अगली सुबह शौर्य ने हारमोनियम हटा दिया। उसने पीहू के सामने कुछ खाली डिब्बे, कांच के गिलास और चम्मच रख दिए। पीहू, आज हम गाना नहीं गाएंगे, आज हम खेलेंगे, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू खुश हो गई। शौर्य ने एक बीट बॉक्सिंग शुरू की, धुपचिक। अब तुम इस चम्मच से गिलास पर मारो, मेरे साथ। पीहू ने शुरू किया, पहले धीरे, फिर तेज। अनन्या की बात सही थी। पीहू के अंदर एक नेचुरल ड्रमर छिपा था। वो शौर्य की हर बीट को कॉपी कर रही थी। शौर्य ने दिमाग लगाया। वो पीहू से क्लासिकल गाना नहीं गवाएगा। वो एक फ्यूजन तैयार करेगा। एक ऐसा गाना जिसमें पीहू एक छोटी सी कविता, रैप स्टाइल बोलेगी और साथ में गिलास और डिब्बों से म्यूजिक बनाएगी। ये कुछ ऐसा होगा जो जजों ने कभी नहीं देखा होगा। शौर्य ने एक छोटा सा गाना लिखा, स्कूल, सपने और उसके पापा के बारे में। मेरा बस्ता छोटा है, पर सपने बड़े हैं। रास्ते रोको मत अंकल, मेरे पापा खड़े हैं। पीहू ने जब ये लाइनें बोली, तो उसमें वो मासूमियत और स्वैग दोनों था। विक्की और प्रीति दीदी ताली बजाने लगे। शौर्य ने पीहू को गले लगा लिया। बस, यही चाहिए। यही वो जादू है जो सिंघानिया के महलों को हिला देगा। विलेन की चाल, द थ्रेट। उधर विक्रम सिंघानिया के ऑफिस में वरुण बौखलाया हुआ घूम रहा था। डैड, वो ऑडिशन में जा रहा है। मैंने अभी लिस्ट चेक करवाई।
पीहू प्रताप सिंह का नाम रॉयल स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर हो गया है। अगर वो जीत गई तो गवर्नर खुद उसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन देंगे। हमारी नाक कट जाएगी। विक्रम ने अपनी कुर्सी घुमाई। वरुण, जीतने के लिए टैलेंट चाहिए होता है और हारने के लिए बस एक छोटा सा डर। मतलब? वरुण ने पूछा। मतलब ये कि वो बच्ची 4 साल की है। स्टेज का डर, भीड़ का डर, और अगर फिर भी वो नहीं डरी तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो स्टेज पर चढ़ ही न पाए। जजों के पैनल में मिस्टर खन्ना बैठ रहे हैं। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्हें बस इतना कहना है कि ये परफॉर्मेंस रूल्स के खिलाफ है। विक्रम ने एक क्रूर हंसी हंसी। तैयारी करो, कल हम भी ऑडिशन देखने जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वो सुपरस्टार पापा अपनी बेटी के आंसू कैसे पोंछता है। दिन 3, कयामत की रात और ऑडिशन का दिन। ऑडिशन से एक रात पहले शौर्य पीहू को सुला रहा था। पापा, अगर मैं भूल गई तो? पीहू ने धीरे से पूछा। तो पापा वहां होंगे, मैं गिटार बजाऊंगा, तुम बस मेरी आंखों में देखना। दुनिया को भूल जाना, शौर्य ने उसे तसल्ली दी। अगली सुबह रॉयल ओपेरा हाउस के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार थी। यहाँ शहर के सबसे अमीर और टैलेंटेड बच्चे आए थे। कोई वायलिन लिए खड़ा था, कोई पियानो बजा रहा था। उनके कपड़े चमक रहे थे और उनके माता पिता इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से शौर्य उतरा, सफेद शर्ट जो प्रीति दीदी ने रात भर इस्त्री की थी और ब्लू जीन्स में। साथ में पीहू, अपनी उसी स्कूल यूनिफॉर्म में जिसे पहनकर उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ये शौर्य का स्टेटमेंट था, तुमने यूनिफॉर्म नकारी थी, मैं उसी यूनिफॉर्म में टैलेंट दिखाऊंगा। लोग उन्हें घूर रहे थे। ये कबाड़ी यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो वही वायरल वाला बंदा है। शौर्य ने पीहू का हाथ पकड़ा और अंदर बढ़ा। एंट्रेंस पर ही आर्यन और वरुण खड़े थे। ओहो, तो आ ही गए बेइज्जत होने। वरुण ने ताना मारा। शौर्य, देख ले इन बच्चों को, ये मोजार्ट और बीथोवेन बजाते हैं। तेरी बेटी क्या बजाएगी? डिब्बा। आर्यन और उसके दोस्त हंसने लगे। पीहू सहम गई और शौर्य के पीछे छिप गई। शौर्य ने वरुण के पास जाकर उसके कान में कहा, वरुण, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े किले तब ढह गए जब किसी छोटे से पत्थर ने नींव हिला दी। आज ये डिब्बा जब बजेगा ना, तो तेरे कानों में सन्नाटा छा जाएगा। शौर्य अंदर चला गया। वरुण का चेहरा लाल हो गया। मिस्टर खन्ना को कॉल करो, ये स्टेज पर चढ़ना ही नहीं चाहिए। ऑडिशन शुरू हुआ। एक के बाद एक बच्चे आ रहे थे और कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे। जजों का पैनल बहुत सख्त था। मिस्टर खन्ना, सिंघानिया का आदमी, हर बच्चे में नुक्स निकाल रहे थे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट नंबर 45, पीहू प्रताप सिंह। अनाउंसमेंट हुआ। शौर्य ने अपना गिटार उठाया और पीहू का हाथ थामकर स्टेज की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़े, मिस्टर खन्ना ने माइक उठाया। 1 मिनट, रुकिए। खन्ना ने हाथ उठाया। पूरा हॉल शांत हो गया। शौर्य रुक गया। ये क्या मजाक है? खन्ना ने फाइल देखते हुए कहा। ये क्लासिकल म्यूजिक स्कॉलरशिप है और मैं देख रहा हूँ कि इस बच्ची के पास न कोई इंस्ट्रूमेंट है, न कोई तानपुरा। और ये स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है? ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है। डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड। शौर्य को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। पीहू की आंखों में आंसू आ गए। पापा। भीड़ में बैठे वरुण और आर्यन ताली बजाने लगे। सर प्लीज, शौर्य ने माइक के बिना ही तेज आवाज में कहा। रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। रूल्स कहते हैं म्यूजिक, और म्यूजिक हवा में भी होता है। आप इसे एक मौका दीजिए। नहीं, रूल इज रूल। बाहर जाए। खन्ना ने सिक्योरिटी को इशारा किया। सिक्योरिटी गार्ड स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। पीहू रोने लगी। शौर्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या सब खत्म हो गया? क्या सिंघानिया जीत गया? तभी ऑडियंस में से एक आवाज आई, लेट हर परफॉर्म, उसे परफॉर्म करने दो। सबने मुड़कर देखा। वीआईपी बॉक्स में दिग्विजय श्रॉफ खड़े थे। उनके साथ गवर्नर भी थे। मिस्टर खन्ना, दिग्विजय की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। 8 को रोज में मत बांधिए। अगर बच्ची में टैलेंट नहीं होगा तो हम उसे फेल कर देंगे, पर बिना सुने निकालना, ये इस संस्था की तौहीन है। खन्ना का पसीना छूट गया। दिग्विजय श्रॉफ और गवर्नर के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने बेमन से इशारा किया। ठीक है, 2 मिनट है तुम्हारे पास। शौर्य ने गहरी सांस ली। उसने पीहू के आंसू पोंछे। देखा बेटा, शेरनी कभी नहीं हारती। अब इन सबको दिखा दो कि लोहागंज क्या चीज है। शौर्य ने गिटार का पहला कॉर्ड छेड़ा। पीहू ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने छोटे छोटे हाथों में 2 चम्मच उठाए और सामने रखे कांच के गिलासों पर मारना शुरू किया। टिंग टिंग
टिंग, आवाज बहुत साफ और सुरीली थी। फिर शौर्य ने गिटार की रफ्तार बढ़ाई। पीहू ने बीट पकड़ी। उसने पास रखे खाली डिब्बे पर हाथ मारा, धुप चिक। और फिर पीहू ने अपनी तोतली लेकिन दमदार आवाज में वो रैप शुरू किया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े नाम, पर दिल तुम्हारे छोटे, करते गंदे काम। मेरे पापा कहते हैं, सच से डरो मत, चाहे कोई कितना डराए, पीछे हटो मत। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये कोई रटा रटाया क्लासिकल गाना नहीं था, ये एक विद्रोह रेवोल्यूशन था। 4 साल की बच्ची रिदम पर डिब्बे बजा रही थी और सिस्टम को ललकार रही थी। शौर्य का गिटार और पीहू की बीट दोनों का तालमेल ऐसा था जैसे दो जिस्म एक जान हो। वरुण और आर्यन के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। विक्रम सिंघानिया, जो पीछे की सीट पर बैठा था, उसने अपना काला चश्मा उतार लिया। उसे पहली बार डर लगा। पीहू ने आखिरी लाइन गाए, मैं पीहू हूँ, मेरी अपनी है पहचान। सुन लो दुनिया वालों, मैं हूँ नन्ही तूफान। उसने जोर से डिब्बे पर आखिरी थाप दी। धड़ाम, 2 सेकंड की खामोशी, और फिर गवर्नर खुद अपनी सीट से खड़े हुए और ताली बजाने लगे। उसके बाद दिग्विजय श्रॉफ, और फिर पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि ओपेरा हाउस की छत हिल गई। शौर्य ने गिटार छोड़ दिया और पीहू को गोद में उठा लिया। पीहू ने देखा कि सब उसके लिए ताली बजा रहे हैं। वो खिलखिलाकर हंस दी। मिस्टर खन्ना का चेहरा फक पड़ गया। उन्हें पता था कि अब वो इसे फेल नहीं कर सकते। और विनय है, गवर्नर ने खुद माइक लिया। इस साल की रॉयल म्यूजिक स्कॉलरशिप जाती है द लिटिल रॉक स्टार पीहू प्रताप सिंह को। स्टेज पर कन्फेटी कागज के टुकड़े गिरने लगी। शौर्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा। आज उसने सिंघानिया को उसी के मैदान में, उसी के नियमों के साथ हरा दिया था। वरुण ने गुस्से में अपनी कुर्सी पर लात मारी और बाहर निकल गया। विक्रम सिंघानिया ने शौर्य को एक आखिरी बार देखा और मन ही मन कहा, जीत का जश्न मना ले शौर्य, क्योंकि अब जंग म्यूजिक की नहीं, खून की होगी। शौर्य ने पीहू को गोद में लेकर माइक पर बस एक लाइन कही, ये स्कूल के लिए था, अगला वार 100 करोड़ के लिए होगा। चैप्टर 9 अंडरग्राउंड म्यूजिक बैटल। रॉयल ओपेरा हाउस में पीहू की जीत ने लोहागंज में खुशियों की एक छोटी सी लहर तो दौड़ा दी थी, लेकिन शौर्य जानता था कि ये खुशी समंदर के किनारे बने रेत के घर जैसी है। एक बड़ी लहर आएगी और सब बहा ले जाएगी। वो लहर थी 100 करोड़ का लीगल नोटिस। जीत के अगले दिन की सुबह लोहागंज के लिए सामान्य थी, पर शौर्य के लिए बेचैनी भरी। पीहू अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर शीशे के सामने खड़ी थी। रॉयल इंटरनेशनल स्कूल का लोगो उसकी शर्ट पर चमक रहा था। पापा, देखो मैं कैसी लग रही हूँ? पीहू ने गोल घूमते हुए पूछा। शौर्य ने जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर चिपकाए और उसे गोद में उठा लिया। बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही हो बेटा। आज स्कूल का पहला दिन है, खूब मजे करना। विक्की पीहू को स्कूल छोड़ने गया था। कमरे में अब सिर्फ शौर्य और प्रीति दीदी थे। प्रीति दीदी ने शौर्य के सामने एक कड़वी सच्चाई रख दी। शौर्य, घर में राशन के लिए सिर्फ 200 रुपये बचे हैं। पीहू की स्कूल फीस माफ हो गई है, लेकिन किताबें, ड्रेस और आने जाने का खर्चा। और वो वकील रायचंद, उसने सुबह ही मैसेज किया था। शौर्य ने अपना फोन उठाया। रायचंद का मैसेज फ्लैश हो रहा था। शौर्य, विक्रम सिंघानिया ने हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अपील की है। हमें केस लड़ने के लिए सीनियर कौंसल को खड़ा करना होगा। उसकी एक पेशी की फीस 25 लाख रुपये है। अगर कल शाम तक पैसे जमा नहीं हुए तो हम स्टे ऑर्डर हार जाएंगे और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। शौर्य ने फोन को कस के पकड़ा, इतना कस के कि स्क्रीन चटकने की आवाज आई। 25 लाख कल शाम तक? मेरे पास 2500 भी नहीं है। प्रीति दीदी की आंखों में डर था। तो क्या होगा शौर्य, क्या वो तुझे ले जाएंगे? नहीं दीदी, शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा। शेर जब भूखा होता है तो वो घास नहीं खाता, शिकार करता है। मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा, चाहे जैसे भी हो। दोपहर के वक्त विक्की वापस आया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और शौर्य के पास आकर बैठ गया। भाई, एक रास्ता है, बहुत खतरनाक है, पर पैसा इतना है कि रायचंद का मुंह भी बंद हो जाएगा और अगले 6 महीने का खर्चा भी निकल जाएगा, विक्की ने फुसफुसाते हुए कहा। कैसा रास्ता? शौर्य ने पूछा। विक्की ने अपने फोन में डार्क वेब का एक पेज खोला। स्क्रीन पर लाल और काले अक्षरों में लिखा था, द डेविल्स अरेना, शैतान का अखाड़ा। ये क्या है विक्की? ये बेंगलुरु का अंडरग्राउंड म्यूजिक बैटल है भाई। यहाँ कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता, कोई कॉपीराइट नहीं होता। यहाँ सिर्फ मौत का संगीत बजता है। शहर के सारे रईस,
जुआरी और माफिया वाले यहाँ आते हैं। आज रात यहाँ एक ओपन चैलेंज है। जो भी मौजूदा चैंपियन डीजे टॉक्स को हराएगा उसे मौके पर 5 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे। शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। 5 करोड़ एक रात में? हाँ भाई, पर शर्तें बहुत गंदी हैं, विक्की ने थूक निगला। वहां हारने वाले को सिर्फ बेइज्जती नहीं मिलती, वहां पब्लिक हारने वाले पर पत्थर, बोतलें और कभी कभी एसिड भी फेंकती है। पुलिस वहां नहीं जाती, वो शहर के एक पुराने बंद पड़े केमिकल फैक्ट्री के बेसमेंट में होता है। अगर पकड़े गए तो न बेल मिलेगी न लाश। शौर्य खड़ा हो गया। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखा। सामने प्रताप टावर्स खड़ा था, जहां विक्रम सिंघानिया शायद अपनी जीत का जश्न मना रहा होगा। विक्की, मेरे पास खोने के लिए अब सिर्फ मेरी जान बची है, और पीहू के लिए वो भी दांव पर लगाने को तैयार हूं, शौर्य ने मुड़कर कहा। तैयारी कर, आज रात शैतान के अखाड़े में उतरेगा। प्रीति दीदी ने सुना तो वो रोने लगी। शौर्य, तू पागल हो गया है, वो लोग मुजरिम हैं, वहां जान का खतरा है। शौर्य ने प्रीति के हाथ थामे। दीदी, अगर मैं नहीं गया तो कल पुलिस मुझे ले जाएगी और पीहू अनाथ हो जाएगी। मुझे ये जुआ खेलना ही पड़ेगा। रात के 11 बज चुके थे। बेंगलुरु का बाहरी इलाका सुनसान था। एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री जो सालों से बंद पड़ी थी, बाहर से वीरान दिख रही थी, लेकिन जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया चल रही थी। बेसमेंट में घुसते ही धुएं और शराब की गंध ने शौर्य का स्वागत किया। यहाँ हजारों की भीड़ थी। लोग चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और हाथों में नोटों की गड्डियां लहरा रहे थे। बीच में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा केज बना हुआ था, जिसके अंदर डीजे कंसोल लगा था। ये म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं, ये ग्लैडिएटर की लड़ाई जैसा माहौल था। शौर्य ने एक काले रंग की हुडी पहनी थी और चेहरे पर एक सिल्वर रंग का मास्क लगा रखा था, जो विक्की ने जुगाड़ किया था। उसे अपनी पहचान छिपानी थी, क्योंकि अगर विक्रम सिंघानिया को पता चला कि शौर्य इल्लीगल बैटल में है, तो वो उसे कोर्ट में ही दफन कर देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनाउंसर ने चीख कर कहा, आज की रात कयामत की रात है। हमारे चैंपियन डीजे टॉक्स को चुनौती देने आया है एक नया खिलाड़ी, जो खुद को कहता है द अननोन। भीड़ ने बू बू किया, गालियां दी, मार डालो साले को, उतारो इसे स्टेज से। शौर्य लोहे के पिंजरे में दाखिल हुआ। सामने डीजे टॉक्स खड़ा था, एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी, जिसके चेहरे पर टैटू थे और गले में मोटी चेन। टॉक्स ने शौर्य को देखकर एक भद्दी हंसी हंसी और अपनी उंगली से गला काटने का इशारा किया। नियम साफ हैं, अनाउंसर ने कहा। 3 राउंड। जो पब्लिक को ज्यादा नचाएगा, जिसकी बीट से इस हॉल का डेसिबल मीटर फटेगा, वो जीतेगा, और जो हारेगा वो पब्लिक के हवाले। राउंड 1, वार और पलटवार। डीजे टॉक्स ने शुरुआत की। उसने हार्डकोर ट्रांस म्यूजिक बजाया। बेस इतना तेज था कि शौर्य के दिल की धड़कनें हिल गईं। पब्लिक पागल हो गई। टॉक्स ने एक ऐसा ड्रॉप दिया कि पूरा फ्लो कांपने लगा। डेसिबल मीटर लाल निशान तक पहुंच गया। शौर्य अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि वो गलत जगह आ गया है। यहाँ म्यूजिक नहीं, शोर बिकता है। ओए मास्क वाले, अब तेरी बारी। घर जाके लोरी सुना। भीड़ चिल्लाए। एक बियर की बोतल शौर्य के पास से गुजरी और कंसोल पर जा लगी। कांच के टुकड़े बिखर गए। शौर्य ने आंखें बंद की। उसे पीहू का चेहरा याद आया। पापा, आप जादूगर हो। शौर्य ने कंसोल पर हाथ रखा। उसने टॉक्स के शोर का जवाब शोर से नहीं, बल्कि सन्नाटे से दिया। उसने म्यूजिक एकदम बंद कर दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। क्या हुआ? डर गया। तभी शौर्य ने एक इंडियन ढोल की बीट मिक्स की। धड़ाम धड़ाम। ये आवाज डिजिटल नहीं थी, ये कच्ची थी। फिर उसने उसके ऊपर एक डबस्टेप का तड़का लगाया। धिन चक धिन बूम। ये कॉम्बिनेशन अजीब था, पर नशीला था। भीड़ के पैर अपने आप थिरकने लगे। टॉक्स का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सा जॉनर है। राउंड 2, शैतान का गुस्सा। टॉक्स अब गुस्से में था। उसने अपनी मशीन की वॉल्यूम फुल कर दी। इस बार उसने ऐसा म्यूजिक बजाया जो कानों में दर्द पैदा कर दे। हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। लोग अपने कान बंद करने लगे, पर वो नशे में झूम भी रहे थे। ये टॉक्स की चाल थी, लोगों के दिमाग को सुन्न कर देना। शौर्य का सिर दर्द से फटने लगा। उसे लगा कि उसके कान से खून निकल आएगा। विक्की, जो भीड़ में छिपा था, उसने इशारे से कहा, भाई कुछ कर। मीटर टॉक्स की तरफ जा रहा है। शौर्य ने देखा कि टॉक्स जीत रहा है। अगर शौर्य हारा
तो ये भीड़ उसे जिंदा नोच खाएगी। उसे कुछ ऐसा करना था जो इन सबको हिला दे। शौर्य ने माइक उठाया। यहाँ गाने की मनाही नहीं थी, पर कोई गाता नहीं था। उसने अपनी आवाज को ऑटो ट्यून नहीं किया, बल्कि उसे एकदम रॉ और भारी रखा। ये शोर तुम्हारा है, पर आग मेरी है। जला दूंगा इस पिंजरे को, ये जिद मेरी है। उसके बाद शौर्य ने जो बीट ड्रॉप किया, वो किसी परमाणु धमाके जैसा था। उसने बेस को इतना लो कर दिया कि वो कानों में नहीं, सीधी छाती में बज रहा था। फैक्ट्री की लोहे की छत से धूल गिरने लगी। डेसिबल मीटर का कांटा टूटकर गिर गया। भीड़ अब शौर्य का नाम चिल्ला रही थी। अननोन, अननोन। राउंड 3, आखिरी दांव और पुलिस का सायरन। डीजे टॉक्स अब डर गया था। उसे अपनी बादशाहत छिनती हुई दिख रही थी। उसने अपने साथियों को इशारा किया। 2-3 गुंडे पिंजरे के पास आ गए। वो शौर्य पर हमला करने वाले थे। शौर्य ने देख लिया। उसने म्यूजिक बंद नहीं किया, बल्कि एक हाथ से कंसोल संभाला और दूसरे हाथ से पास रखी एक लोहे की रॉड उठा ली। ये अब सिर्फ म्यूजिक बैटल नहीं था, ये एक मौत का खेल बन गया था। टॉक्स ने अपना आखिरी ट्रैक बजाया, पर शौर्य ने उसके ट्रैक को ही रिमिक्स कर दिया। उसने टॉक्स के गाने को उल्टा रिवर्स कर दिया और उस पर एक भयंकर मंत्र का लूप लगा दिया, काल महाकाल। भीड़ अब काबू से बाहर थी। वो बैरिकेड्स तोड़कर स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। ये जीत थी। शौर्य जीत चुका था। अनाउंसर ने कांपते हुए माइक उठाया। और विनर है द अननोन। शौर्य के पैरों के पास पैसों से भरा एक बैग फेंक दिया गया। 5 करोड़ कैश। विक्की ने तुरंत बैग उठाया। भाग भाई भाग, विक्की चिल्लाया। तभी ऊपर से एक सायरन बजा। लाल नीली बत्तियां बेसमेंट की खिड़कियों से दिखने लगी। पुलिस, रेड, रेड। भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलकर भागने लगे। टॉक्स और उसके गुंडे भी भाग निकले। शौर्य पिंजरे में फंस गया था। एकमात्र रास्ता ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी, जहां से पुलिस नीचे आ रही थी। विक्की, तू पैसे लेकर निकल, पीछे वाले एग्जिट से, शौर्य चिल्लाया। और तू? विक्की रुका। मैं इन्हें रोकता हूँ। जा, पीहू की कसम है तुझे। शौर्य ने विक्की को धक्का दिया। विक्की ने भारी मन से बैग उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। शौर्य ने अपना मास्क कस किया। वो पुलिस के हाथ नहीं आ सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो उसकी पहचान खुल जाएगी और 100 करोड़ का केस उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सामने से इंस्पेक्टर और 4 हवलदार पिंजरे की तरफ आए। हाथ ऊपर, सरेंडर कर दो। शौर्य ने देखा कि बेसमेंट में एक बड़ा सा वेंटिलेशन फैन चल रहा है। वो जमीन से 10 फुट ऊपर था। शौर्य ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने कंसोल के ऊपर छलांग लगाए और वहां से उछलकर सीधे उस फैन की जाली को पकड़ लिया। पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई। धान्य, गोली शौर्य के कान के पास से गुजरी और लोहे की पाइप से टकराई। शौर्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाली तोड़ी और वेंटिलेशन डक्ट नाली के अंदर घुस गया। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ा। नीचे पुलिस गालियां दे रही थी। खतरा टला नहीं है। शौर्य जब फैक्ट्री के बाहर एक गंदे नाले में निकला तो उसका पूरा शरीर छिल चुका था। कपड़े फटे हुए थे और मास्क आधा टूट चुका था। वो कीचड़ में सना हुआ था, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे विक्की खड़ा था। उसके हाथ में वो बैग था। भाई, विक्की रो पड़ा। तू जिंदा है। शौर्य ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा। शेर को मारना इतना आसान नहीं है विक्की। 25 लाख चाहिए थे न? अब हमारे पास 5 करोड़ हैं। कल सुबह रायचंद के मुंह पर पैसे मारेंगे। शौर्य बाइक पर बैठा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, पर दिल में सुकून था। उसने पीहू की स्कूल फीस, वकील की फीस और अपनी आज़ादी का इंतजाम कर लिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फैक्ट्री की छत पर एक आदमी खड़ा था, जो दूरबीन बाइनोक्यूलर्स से सब देख रहा था। वो पुलिस वाला नहीं था। उसने एक फोटो क्लिक की। शौर्य का मास्क आधा हटा हुआ था और उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। उस आदमी ने विक्रम सिंघानिया को फोन मिलाया। सर, द अननोन की फोटो मिल गई है। चेहरा साफ नहीं है, पर उसकी बाइक, वो वही पुरानी RX-100 है जो शौर्य चलाता है। विक्रम सिंघानिया की हंसी फोन पर गूंजी। बहुत अच्छे, अब मुझे सबूत नहीं, गवाह मिल गया है। शौर्य ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। लोहागंज में लौटकर शौर्य ने पीहू को सोते हुए देखा। उसने अपने खून से सने हाथ धोए और बैग को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। चैप्टर 9 का हिसाब। जान बची, पैसा मिला, पर दुश्मन की नजरों में अब एक नया चेहरा है, मास्क वाला बागी। शौर्य ने अपनी डायरी बंद की। कल कोर्ट में सुनवाई थी। पैसे तो आ गए थे, पर क्या ये पैसे उसे बचा पाएंगे या एक नए जाल में फंसा देंगे?
चैप्टर 10 5 करोड़ का बैग और दुश्मन की बोलती बंद। अगली सुबह बेंगलुरु का हाई कोर्ट किसी किले जैसा लग रहा था। गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा था और मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी। सुपरस्टार्स की पहचान को लेकर शहर में जो सस्पेंस बना था, आज उसका फैसला होने वाला था। विक्रम सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि आज शौर्य की जमानत रद्द हो जाए और उसे सीधा जेल भेजा जाए। कोर्ट के बाहर एक काली मर्सिडीज रुकी। उसमें से विक्रम सिंघानिया और उसका बेटा वरुण उतरे। दोनों के चेहरों पर जीत की चमक थी। डैड, आज तो मजा आएगा, वरुण ने हंसते हुए कहा। हमारे पास वो फोटो है। जज जैसे ही उस मास्क वाले की बाइक देखेगा, शौर्य का खेल खत्म। ज्यादा खुश मत हो वरुण, विक्रम ने अपना काला चश्मा ठीक करते हुए कहा। शौर्य घायल शेर है और घायल शेर की आखिरी छलांग सबसे खतरनाक होती है। बस ये देखो कि वो कोर्ट पहुंचता है या नहीं। तभी एक ऑटो रिक्शा कोर्ट के गेट पर रुका। उसमें से शौर्य और विक्की उतरे। शौर्य ने एक साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी थी। उसके हाथ में पट्टियां बंधी थी, कल रात की चोटें, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा सा काले रंग का बैग था। मीडिया वाले उसकी तरफ दौड़े। मिस्टर शौर्य, क्या आप ही हैं? क्या आप 100 करोड़ दे पाएंगे? सुना है आप कल रात किसी इलीगल बैटल में थे। शौर्य ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो सीधा वकीलों के चैम्बर की तरफ बढ़ा, जहां रायचंद उसका वकील पसीने पोंछ रहा था। शौर्य, तुम आ गए, रायचंद ने घबराहट में कहा। सिंघानिया के वकील ने बहुत मजबूत केस बनाया है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास लीगल फीस भरने के भी पैसे नहीं हैं, तो तुम 100 करोड़ का हर्जाना कैसे भरोगे? जज साहब ने कहा है कि अगर आज 25 लाख की फीस जमा नहीं हुई तो केस खारिज और तुम जेल में। शौर्य ने बिना कुछ बोले वो काला बैग टेबल पर पटक दिया। धड़ाम, रायचंद ने बैग की चेन खोली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर 500-500 की गड्डियां ठूस ठूस कर भरी थी। ये 25 लाख हैं, रायचंद ने हकलाते हुए पूछा। ये 5 करोड़ हैं, शौर्य ने ठंडे अंदाज में कहा। 25 लाख आपकी फीस, बाकी का इस्तेमाल सिंघानिया के मुंह पर तमाचा मारने के लिए करो। आज कोर्ट में मुझे डिफेंस नहीं, अटैक करना है। रायचंद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। पैसे का इंतजाम हो गया है तो फिर डरने की क्या बात है। चलो, आज कोर्ट को अखाड़ा बनाते हैं। कोर्टरूम का ड्रामा। जज की हथौड़ी बजी। ऑर्डर। सिंघानिया का वकील मिस्टर दीवान खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, ये केस बहुत साफ है। शौर्य प्रताप सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। इनके पास न पैसा है न इज्जत, और सबसे बड़ी बात, हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये अपनी पहचान छिपाकर इल्लीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि पैसा कमा सकें। दीवान ने एक लिफाफा जज को दिया। माय लॉर्ड, ये फोटो कल रात शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में हुई डेथ म्यूजिक बैटल की है। इसमें एक मास्क वाला आदमी है जो जीत गया। गौर से देखिए इसकी बाइक को। ये वही विंटेज यामाहा R100 रोसो है जो शौर्य चलाता है। इसका नंबर प्लेट कीचड़ से ढका है, लेकिन मॉडल वही है। जज ने फोटो देखी और फिर शौर्य की तरफ। मिस्टर शौर्य, क्या ये आप हैं? पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंघानिया अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर चेकमेट वाली मुस्कान थी। शौर्य कटघरे में खड़ा था। रायचंद ने उसे आंख मारी। माय लॉर्ड, रायचंद ने खड़े होकर कहा, मेरे काबिल दोस्त ने एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, लेकिन कहानी और हकीकत में फर्क होता है। ये कह रहे हैं कि कल रात 11 बजे मेरा क्लाइंट उस फैक्ट्री में था। जी हाँ, दीवान ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, तो फिर ये देखिए। रायचंद ने एक पेन ड्राइव जज के सामने रखी। माय लॉर्ड, ये इस्कॉन टेम्पल मंदिर की सीसीटीवी फुटेज है। कल रात 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मेरा क्लाइंट शौर्य और उसका दोस्त विक्की मंदिर के हॉल में कीर्तन सुन रहे थे। आप फुटेज में टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। कोर्ट में लगी स्क्रीन पर वीडियो चला। उसमें शौर्य मंदिर में आंखें बंद करके बैठा दिख रहा था। ये वही प्लान बी था जो शौर्य ने विक्की के साथ सेट किया था। 11:30 बजे वो मंदिर से निकले थे, जबकि बैटल 11 बजे शुरू हुई थी। लेकिन फुटेज में टाइमिंग के साथ थोड़ी छेड़छाड़ विक्की ने पहले ही कर दी थी, जिसे पकड़ना मुश्किल था। ये झूठ है, वरुण अपनी सीट से चिल्लाया। ये वीडियो डॉक्टर नकली है। और जज ने वरुण को डांटा। और रही बात बाइक की, रायचंद ने एक और कागज निकाला। माय लॉर्ड, बेंगलुरु में 500 से ज्यादा R100 बाइक्स हैं। सिर्फ मॉडल सेम होने से आप किसी को मुजरिम नहीं बना सकते। और वैसे भी कल रात शौर्य की बाइक उसके घर के नीचे खड़ी थी, जिसकी गवाही उनके पड़ोसी देने को तैयार हैं।
विक्रम सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि शौर्य ने उसे उसी के खेल में हरा दिया है। एलबाय अलबाय इतनी तगड़ी थी कि फोटो बेकार हो गई। मिस्टर दीवान, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? जज ने पूछा। दीवान पसीना पोंछने लगा। नहीं माय लॉर्ड। बहुत अच्छे। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। चूंकि बचाव पक्ष ने साबित कर दिया है कि शौर्य कल रात वहां नहीं था और उन्होंने कोर्ट में अपनी लीगल फीस के तौर पर 25 लाख रुपए जमा भी करवा दिए हैं। कोर्ट उनकी जमानत बरकरार रखती है। अगली सुनवाई 1 महीने बाद होगी। हथौड़ी बजी। ठक। कोर्ट के बाहर आते ही विक्की ने शौर्य को गले लगा लिया। भाई, बच गए। रायचंद ने तो कमाल कर दिया। शौर्य ने रायचंद की तरफ देखा जो नोटों का बैग अपनी कार में रख रहा था। विक्की, कमाल रायचंद ने नहीं, उन 5 करोड़ ने किया है। याद रखना, कानून अंधा होता है, पर वो नोटों की खनक सुन सकता है। तभी विक्रम सिंघानिया शौर्य के सामने आकर रुका। उसकी आंखों में अब नफरत के साथ साथ एक डर भी था। तूने बहुत बड़ी गलती की है शौर्य, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। तूने आज मुझे कोर्ट में हराया है, पर सड़क पर तुझे बचाने कोई जज नहीं आएगा। शौर्य ने अपना चश्मा पहना और विक्रम के एकदम करीब गया। विक्रम अंकल, सड़क पर तो मैं पला बड़ा हूँ। वहाँ के नियम कोर्ट से ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। आज तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारे हाथ में नोटिस नहीं, कटोरा होगा। शौर्य अपनी बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। विक्रम सिंघानिया वहां खड़ा धूल फांकता रह गया। रात का जश्न और एक नया खतरा। लोहागंज में आज जश्न का माहौल था। पीहू को जब पता चला कि पापा जीत गए तो उसने विक्की से चॉकलेट मंगवाए। शौर्य ने पीहू को गोद में लेकर घुमाया। पापा, अब हम कभी नहीं डरेंगे ना? पीहू ने पूछा। कभी नहीं बेटा, अब डरेंगे वो, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन शौर्य जानता था कि ये शांति तूफान से पहले की है। उसने जो 5 करोड़ कमाए थे उसमें से 25 लाख दे, बाकी विक्की ने एक सीक्रेट अकाउंट में डाल दिए थे। तभी विक्की का फोन बजा। भाई, एक गड़बड़ हो गई। विक्की की आवाज में दहशत थी। क्या हुआ? शौर्य सतर्क हो गया। वो जो डीजे टॉक्स था न कल रात वाला, जिसे तूने हराया था, वो अंडरवर्ल्ड का आदमी निकला। उसे पता चल गया है कि द अननोन तू ही है। उसने तेरे नाम की सुपारी दे दी है। और भाई, वो सिर्फ तुझे नहीं, पीहू को भी टारगेट कर रहा है। शौर्य के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। विक्रम सिंघानिया एक लीगल दुश्मन था जिसे दिमाग से हराया जा सकता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड, वो बिना नियम के खेलते हैं। शौर्य ने पीहू की तरफ देखा जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसने तुरंत खिड़की और दरवाजे बंद किए। विक्की, पीहू को लेकर मुझे कहीं अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। लोहागंज अब सुरक्षित नहीं है, शौर्य ने फैसला लिया। कहाँ जाएगा भाई? एक ही जगह है जहाँ न पुलिस जा सकती है, न सिंघानिया और न ही ये गुंडे। शौर्य ने अपनी डायरी के एक पन्ने पर उंगली रखी। काली पहाड़ी का पुराना किला। चैप्टर 11 तूफानी रात, पुराना फार्म हाउस। बेंगलुरु के आसमान पर काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे शहर का दम घुटने वाला हो। हवा में एक अजीब सी नमी और बेचैनी थी। लोहागंज की गलियां, जो आमतौर पर रात को भी जागती थीं, आज खामोश थीं। ये खामोशी किसी बड़े खतरे की आहट थी। डीजे टॉक्स और उसके अंडरवर्ल्ड के साथी पूरे शहर में द अननोन यानी शौर्य को ढूंढ रहे थे। उनका मकसद अब शौर्य को हराना नहीं, उसे खत्म करना था। शौर्य अपने छोटे से कमरे में एक बैग तैयार कर रहा था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, पर माथे पर पसीना था। बैग में पीहू के कुछ कपड़े, बिस्कुट के पैकेट, एक टॉर्च, फर्स्ट एड किट और पानी की बोतलें थीं। विक्की दरवाजे पर पहरा दे रहा था, उसकी आंखों में दहशत साफ थी। भाई, प्रीति दीदी निकल गईं? शौर्य ने चेन बंद करते हुए पूछा। हाँ भाई, मैंने उन्हें ऑटो से बस स्टैंड भेज दिया है। वो मैसूर वाली मौसी के घर जा रही हैं। सिंघानिया और टॉक्स को दीदी के बारे में ज्यादा नहीं पता, उनका असली टारगेट तू है, विक्की ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तू पीहू को लेकर कहाँ जाएगा? शहर का कोना कोना वो लोग छान मारेंगे। शौर्य ने पीहू को देखा जो सोफे पर नींद में ऊँघ रही थी। विक्की, शहर में रहना मौत को दावत देना है। मुझे शहर से दूर जाना होगा। याद है पापा का वो पुराना फार्म हाउस जो उन्होंने मेरे पैदा होने से पहले कुर्क के रास्ते में बनवाया था? वो जगह वीरान पड़ी है, किसी को याद भी नहीं होगा कि वो मदन प्रताप की प्रॉपर्टी है। वो खंडर। विक्की चौंक गया। भाई, वहां 15 साल से कोई नहीं गया। वहां न लाइट है न पानी, जंगल के बीच में है वो। वही तो चाहिए विक्की, जहां इंसान न हो वहां दुश्मन भी नहीं पहुंचते।
कम से कम आज की रात तो कट जाएगी। शौर्य ने अपनी गिटार को एक काले कपड़े में लपेटा। ये गिटार उसका हथियार भी था और साथी भी। खूनी सफर की शुरुआत। रात के 12:30 बज रहे थे। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। शौर्य ने अपनी RX-100 को स्टार्ट किया। बाइक की आवाज सन्नाटे में गूंजी। उसने पीहू को एक बड़े रेनकोट में लपेटा और उसे अपने पेट से कसकर बांध लिया ताकि वो बाइक के झटकों से गिरे नहीं। विक्की, तू अंडरग्राउंड हो जा। फोन मत करना। अगर मैं जिंदा रहा तो खुद संपर्क करूंगा। शौर्य ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और बाइक दौड़ा दी। सड़कें वीरान थीं। बारिश किसी कोड़े की तरह बरस रही थी। शौर्य ने मेन हाईवे छोड़कर जंगलों के बीच से जाने वाला पुराना रास्ता चुना। कीचड़, पत्थर और फिसलन रास्ता बेहद खतरनाक था, पर यही एक तरीका था पुलिस और गुंडों की नजरों से बचने का। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। पीहू की आंख खुल गई। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे ठंड लग रही है। शौर्य का दिल पसीज गया, पर उसने बाइक नहीं रोकी। बेटा, हम एक पिकनिक पर जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेड़ हैं। बस थोड़ी देर और। पीहू ने शौर्य की पीठ पर अपना सिर टिका दिया। एक बाप अपनी बेटी को सीने से लगाकर तूफान से लड़ रहा था। उसे पता था कि अगर बाइक फिसली या बंद हुई तो डीजे टॉक्स के गुंडे उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। तकरीबन 3 घंटे की जानलेवा सवारी के बाद जंगल के बीच एक पुराना लोहे का गेट दिखाई दिया। उस पर जंग लगा बोर्ड लटका था, प्रताप विला, यादों का खंड। शौर्य ने बाइक को झाड़ियों में छिपाया और पीहू को गोद में लेकर अंदर बढ़ा। फार्म हाउस की हालत बहुत खराब थी। छत की खपरेलें टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी थी। ये वही जगह थी जहां शौर्य का बचपन बीता था, जहां उसके पिता मदन प्रताप उसे पहली बार गिटार बजाना सिखाते थे। शौर्य ने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। चर्रर्र। दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अंदर घूप अंधेरा था और सीलन की गंध थी। पापा, यहाँ कोई भूत तो नहीं है? पीहू ने डरते हुए पूछा। नहीं बेटा, यहाँ सिर्फ हमारी पुरानी यादें हैं। शौर्य ने टॉर्च जलाई। शौर्य ने हॉल में एक साफ कोना ढूंढा। उसने वहां दरी बिछाए और पीहू को लिटाया। बैग से बिस्कुट निकालकर पीहू को खिलाए। पीहू इतनी थकी थी कि खाते खाते ही सो गई। शौर्य को नींद नहीं आ रही थी। वो टॉर्च लेकर घर का मुआयना करने लगा। उसे यकीन था कि इस घर में मदन प्रताप की कुछ न कुछ चीजें जरूर होंगी। मदन प्रताप जब भी परेशान होते थे वो इसी फार्म हाउस में आकर छिपते थे। बाप का दफन राज। शौर्य चलते चलते उस कमरे में पहुंचा जिसे मदन प्रताप अपना म्यूजिक रूम कहते थे। यहाँ एक पुराना पियानो रखा था जिस पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर कुछ पुराने गोल्डन रिकॉर्ड्स टंगे थे जो अब काले पड़ चुके थे। शौर्य की नजर कमरे के कोने में रखी एक विंटेज तिजोरी सेफ पर गई। ये तिजोरी दीवार में फिट थी। शौर्य को याद आया कि बचपन में वो हमेशा पापा से पूछता था कि इसमें क्या है, और पापा हंसकर कहते थे, इसमें मेरा दिल है बेटा। शौर्य ने तिजोरी के पास जाकर देखा। उस पर एक कॉम्बिनेशन लॉक था। पासवर्ड क्या हो सकता है? शौर्य ने सोचा। उसने अपनी बर्थ डेट डाली, नहीं खुली। प्रीति दीदी की बर्थ डेट नहीं खुली। मम्मी की डेथ एनिवर्सरी नहीं खुली। फिर शौर्य को याद आया, मदन प्रताप का सबसे पसंदीदा गाना, वो पहली धुन जो उन्होंने बनाई थी, राग भैरवी के वो 4 सुर। शौर्य ने उन सुरों के नंबर, नोट्स के नंबर डायल किए, 1357। क्लिक। तिजोरी का हैंडल घूम गया। शौर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भारी दरवाजा खोला। अंदर नोटों की गड्डियां नहीं थीं। वहां सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक मास्टर टेप रील टेप रखी थी। उस टेप पर लिखा था, द ओरिजिनल वॉइस 1998। शौर्य ने कांपते हाथों से डायरी उठाए। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। ये एंट्री उस दिन की थी जब शौर्य को घर से निकाला गया था। डायरी के पन्ने, 24 जनवरी 2023। आज मैंने अपने बेटे शौर्य को घर से निकाल दिया। दुनिया सोचेगी कि मैं एक पत्थर दिल बाप हूं जिसने अपनी इज्जत के लिए बेटे को त्यागा, पर सच ये है कि मैंने उससे बचाने के लिए खुद को उसकी नजरों में विलेन बना लिया। विक्रम सिंघानिया, वो इंसान नहीं, शैतान है। उसने मुझे आज धमकी दी है। उसने कहा कि अगर मैंने अपनी कंपनी प्रताप म्यूजिक के सारे राइट्स उसके नाम नहीं किए तो वो शौर्य को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाकर जेल में मरवा देगा। लेकिन विक्रम को नहीं पता कि मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो उसकी पूरी सल्तनत को राख कर सकता है। ये मास्टर टेप जो इस तिजोरी में है, ये सबूत है कि विक्रम सिंघानिया का पूरा करियर, उसका पहला सुपरहिट गाना जिसने उसे स्टार बनाया, वो सब चोरी का है। वो गाना मैंने गाया था, मैंने कंपोज किया था।
विक्रम ने 1998 में मुझे नशे की हालत में साइन करवाया और मेरा क्रेडिट खा गया। ये टेप साबित करता है कि विक्रम सिंघानिया एक फ्रॉड है। जिस दिन ये टेप दुनिया के सामने आएगा, विक्रम का नेशनल अवार्ड, उसकी इज्जत, उसकी कंपनी सब जब्त हो जाएगी। शौर्य, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैंने तुम्हें इसलिए निकाला ताकि तुम विक्रम की नजरों से दूर रहो। ये टेप तुम्हारी विरासत है, इसे इस्तेमाल करना, लेकिन तब जब तुम तैयार हो, क्योंकि जिस दिन ये टेप बाहर आएगा, विक्रम तुम्हें जान से मारने के लिए पूरी दुनिया लगा देगा। शौर्य के हाथों से डायरी गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, शौर्य सिसक पड़ा, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उस शैतान के कदमों में डाल दी, और मैं आपको कोसता रहा। शौर्य को अब समझ आया कि मदन प्रताप ने उस दिन कोर्ट में शौर्य के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी थी, बस चुप रहे थे। वो मजबूर थे। विक्रम के पास पावर थी और मदन प्रताप के पास सिर्फ एक डर, अपने बेटे की जान का डर। विक्रम सिंघानिया। शौर्य ने उस मास्टर टेप को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, ज्वालामुखी दहक रहा था। तुमने मेरे बाप का करियर खाया, मेरी इज्जत खाए, मेरी बेटी का स्कूल छुड़वाया। अब मैं तुमसे सब कुछ वापस लूंगा। ये टेप तुम्हारी मौत का वारंट है। शिकारी की आहट। तभी बाहर से एक आवाज आए। बारिश के शोर के बीच टायरों के फिसलने और इंजन की गुर्राहट। शौर्य तुरंत सतर्क हो गया। उसने खिड़की से झांका। जंगल के रास्ते पर दो बड़ी जीप आ रही थीं। उनकी तेज हेडलाइट्स फार्म हाउस की तरफ ही थीं। उन्हें कैसे पता चला? शौर्य का माथा ठनका। मैं तो किसी को बताकर नहीं आया। फिर उसकी नजर पीहू की कलाई पर गई। पीहू ने विक्की की दी हुई वो पिंक स्मार्ट वॉच पहन रखी थी। जीपीएस। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया। शिट, विक्की ने पीहू की सुरक्षा के लिए ट्रैकर डाला था और डीजे टॉक्स ने उसे हैक कर लिया होगा। शौर्य ने दौड़कर पीहू की कलाई से घड़ी उतारी और उसे फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ियां गेट पर रुक चुकी थीं। दरवाजा पीटने की आवाज आए। शौर्य, बाहर निकल, हम जानते हैं तू अंदर है। ये आवाज डीजे टॉक्स की थी। शौर्य के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर 10-12 गुंडे थे और अंदर वो एक सोती हुई बच्ची के साथ अकेला। उसके पास हथियार के नाम पर सिर्फ वो टूटी हुई कुल्हाड़ी थी जो किचन में पड़ी थी। शौर्य ने टेप और डायरी को अपनी जैकेट के अंदर छिपाया। उसने पीहू को धीरे से जगाया। पीहू, बेटा उठो, हमें फिर से भागना होगा। पापा, मुझे नींद आ रही है, पीहू ने रोते हुए कहा। बेटा, शेरनी सोती नहीं है। चलो। शौर्य ने पीहू को अपनी पीठ पर लादा और किचन की तरफ बढ़ा। उसे याद आया कि इस फार्म हाउस के पीछे एक पुराना कुआं था जो जंगल की तरफ निकलता था। जैसे ही शौर्य पिछले दरवाजे पर पहुंचा, सामने का दरवाजा टूटकर गिर गया। धड़ाम। डीजे टॉक्स और उसके गुंडे अंदर घुस आए। टॉक्स के हाथ में एक लंबी तलवार थी। ढूंढो उसे, आज उसकी लाश ही बाहर जाएगी। शौर्य ने पिछला दरवाजा खोला और बारिश में कूद गया। कीचड़ में पैर धंस रहे थे। वो जंगल की तरफ भागा। पीछे से टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ी। वो रहा। पकड़ो। गोलियां चलने की आवाज आई। धान्य। एक गोली शौर्य के पास के पेड़ पर लगी। छाल उड़कर उसके गाल पर लगी। खून निकल आया। शौर्य ने पीहू का सिर नीचे दबाया और झाड़ियों में लेट गया। वो बुरी तरह फंस चुका था। आगे घना जंगल था जहां रास्ता नहीं पता था और पीछे मौत खड़ी थी। और उसकी जैकेट में वो सबूत था जो पूरे खेल को पलट सकता था। शौर्य ने पीहू के कान में फुसफुसाया, बेटा, अब पापा को कुछ ऐसा करना होगा जो उन्होंने कभी नहीं किया। तुम अपनी आंखें बंद रखना, ठीक है? शौर्य ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया। उसकी आंखों में अब सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक खूनी पिता दिखाई दे रहा था। आ जाओ कुत्तों, शौर्य ने धीरे से कहा। आज इस जंगल में शिकार तुम नहीं, मैं करूंगा। चैप्टर 12। जंगल का भूत और आर पार की जंग। कूर्ग के घने जंगलों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान से गिरता पानी और बादलों की गर्जन ने उस वीरान फार्म हाउस के आसपास के माहौल को किसी डरावनी फिल्म जैसा बना दिया था। फार्म हाउस के पीछे घनी झाड़ियों के बीच शौर्य लेटा हुआ था। उसका गाल उस गोली से छिल गया था जो अभी कुछ पलों पहले उसके कान के पास से गुजरी थी। खून बारिश के पानी के साथ मिलकर उसकी गर्दन पर बह रहा था। उसके सीने से चिपकी पीहू कांप रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि रो भी नहीं पा रही थी। बस उसने शौर्य की जैकेट को अपनी नन्ही मुट्ठियों में जकड़ रखा था। पापा, वो लोग आ रहे हैं, पीहू ने बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाया। शौर्य ने पीहू के होठों पर उंगली रखी। शशिश, बेटा, याद है हम क्या खेलते हैं?
ये शेर और शिकारी का खेल है, लेकिन आज शिकारी वो नहीं, हम हैं। शौर्य ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। वो मास्टर टेप सुरक्षित थी। ये टेप अब सिर्फ सबूत नहीं, उनकी जिंदगी की चाबी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। डीजे टॉक्स और उसके 10-12 गुंडे टॉर्च लेकर जंगल में फैल चुके थे। वो पेड़ पौधों को डंडों से मार रहे थे और गालियां दे रहे थे। शौर्य, बाहर निकल आ, वरना इस पूरे जंगल में आग लगा दूंगा। टॉक्स की आवाज गूंजी। शौर्य जानता था कि वो पीहू को पीठ पर लादकर इनसे नहीं लड़ सकता। उसे पीहू को पहले सुरक्षित करना होगा। उसे याद आया कि थोड़ी दूर पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके तने में एक बड़ी सी खोल थी। बचपन में शौर्य वहां छिपा करता था। शौर्य रेंगते हुए उस पेड़ तक पहुंचा। उसने पीहू को उस खोह के अंदर बिठाया और ऊपर से कुछ पत्ते और टहनियां रख दी ताकि वो दिखाई न दे। पीहू, मेरी बात ध्यान से सुनो, शौर्य ने उसकी आंखों में देखा। चाहे जितनी भी डरावनी आवाजें आए, चाहे कोई भी चीखे, तुम बाहर नहीं आओगी। तुम बाहर तभी आओगी जब मैं सुपरस्टार बोलूंगा, समझी? पीहू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। शौर्य ने उसका माथा चूमा और अंधेरे में गायब हो गया। अब वो एक बाप नहीं, एक शिकारी था। उसके हाथ में वही नुकीला पत्थर था जो उसने फार्म हाउस से उठाया था। शिकारी बना शिकार। डीजे टॉक्स का एक गुंडा, जिसका नाम रॉकी था, टॉर्च लेकर शौर्य की दिशा में ही आ रहा था। वो बेपरवाह था। उसे लगा कि शौर्य डरकर भाग गया होगा। रॉकी एक झाड़ी के पास रुका। अबे ओए, कहाँ छिपा है? तभी कीचड़ से सना एक हाथ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और रॉकी का टखना एंकल पकड़ लिया। इससे पहले कि रॉकी चीख पाता, शौर्य ने उसे खींचकर जमीन पर गिराया और उसी पत्थर से उसके सिर पर एक सटीक वार किया। धप! रॉकी बेहोश हो गया। शौर्य ने उसकी टॉर्च उठाए और उसे बंद करके अपनी जेब में रख लिया। अब उसके पास रोशनी भी थी और रॉकी की बेल्ट भी। उसने बेल्ट निकालकर अपने हाथ पर लपेट ली। 1 गया, 9 बचे, शौर्य ने मन ही मन गिना। शौर्य ने जंगल का फायदा उठाना शुरू किया। उसने एक पेड़ की टहनी को खींचकर उसे एक लचकदार फंदे ट्रैप की तरह सेट किया। थोड़ी देर बाद दूसरा गुंडा वहां से गुजरा। जैसे ही उसका पैर रस्सी में फंसा, टहनी छूटी और सीधा उसके मुंह पर जा लगी। चटाक! गुंडा दर्द से चिल्लाया, आह! यहाँ कोई है। बाकी गुंडे उस आवाज की तरफ दौड़े। क्या हुआ? कहाँ है वो? शौर्य इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो उनकी नजरों से दूर दूसरे छोर पर चला गया और वहां से एक बड़ा पत्थर झाड़ियों में फेंक दिया। गुंडों का ध्यान भटक गया। वहां है, मारो साले को! टॉक्स चिल्लाया। गुंडे उस तरफ दौड़े और शौर्य उनके पीछे से आया। अंधेरा उसका दोस्त था। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर तीसरे गुंडे को पीछे से दबोचा और उसे चुपचाप बेहोश कर दिया। डीजे टॉक्स को अब समझ आ गया था कि गड़बड़ है। उसके आदमी कम हो रहे थे, पर शौर्य दिखाई नहीं दे रहा था। सब एक साथ रहो, अलग मत होना, टॉक्स ने ऑर्डर दिया। वो हमारे साथ खेल रहा है। कीचड़ में खूनी भिड़ंत। शौर्य की सांसें फूल रही थीं। वो थक चुका था, पर रुकने का मतलब मौत था। उसने देखा कि टॉक्स और उसके बचे हुए 5 गुंडे अब उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे जहां पीहू छिपी थी। शौर्य का दिल हलक में आ गया। अगर उन्होंने पीहू को देख लिया तो सब खत्म। शौर्य अब छिप नहीं सकता था। उसे उनका ध्यान भटकाने के लिए सामने आना ही पड़ा। ओए टॉक्स! शौर्य एक चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया। बिजली कड़की और रोशनी में उसका कीचड़ से सना चेहरा किसी शैतान जैसा लगा। बच्ची को ढूंढना बंद कर, तेरा बाप यहाँ खड़ा है। टॉक्स ने ऊपर देखा और हंसा। आ गया चूहा बिल से बाहर, उड़ा दो साले को। 2 गुंडों ने गोलियां चलाईं। शौर्य ने छलांग लगाए और लुढ़कते हुए नीचे आया। वो सीधा एक गुंडे के पैरों में गिरा और उसे टांग मारकर गिरा दिया। अब ये गुरिल्ला वॉर नहीं, सीधी हाथापाई थी। 4 गुंडे शौर्य पर टूट पड़े। घूंसे, लात और डंडे बरसने लगे। शौर्य पिट रहा था। एक डंडा उसकी पीठ पर लगा, दूसरा उसके सिर पर। खून उसकी आंखों में घुसने लगा। शौर्य जमीन पर गिर गया। टॉक्स ने आकर उसके पेट में लात मारी। बड़ा हीरो बन रहा था। अब बोल, कहाँ है वो टेप? शौर्य दर्द से कराह रहा था, पर उसकी मुट्ठी में वो कीचड़ और मिट्टी थी। जैसे ही टॉक्स उसे उठाने के लिए झुका, शौर्य ने वो मिट्टी टॉक्स की आंखों में झोंक दी। आह, मेरी आंखें! टॉक्स चिल्लाया। शौर्य ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक शेर की तरह उठा। उसने टॉक्स का सिर पकड़ा और अपने घुटने से उसके नाक पर वार किया। कड़ाक! हड्डी टूटने की आवाज आई। बाकी गुंडे डर गए। शौर्य अब इंसान नहीं लग रहा था। वो पागलों की तरह बाकी गुंडों पर टूट पड़ा।
उसने एक ही हाथ से बंदूक छीनी और उसे दूर फेंक दिया क्योंकि वो किसी को जान से नहीं मारना चाहता था, बस रोकना चाहता था। उसने बंदूक की बट से गुंडों को मारना शुरू किया। 2 मिनट के अंदर 3 गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे और टॉक्स अपनी टूटी नाक पकड़कर रो रहा था। शौर्य हौंफते हुए टॉक्स के पास गया। उसने टॉक्स का गिरेबान पकड़ा। सुन टॉक्स, विक्रम सिंघानिया को जाकर बोल देना। उसका नीली रोशनी वाला राज गलती से नहीं, म्यूजिक चोरी वाला राज और उसकी सल्तनत दोनों अब मेरे हाथ में है। आज छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी देख रही है, लेकिन अगली बार अगर तू या तेरा कोई भी आदमी मेरे परिवार के पास दिखा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक म्यूजिशियन हूं। शौर्य ने टॉक्स को कीचड़ में धक्का दिया। भागने का रास्ता। शौर्य लंगड़ाते हुए उस बरगद के पेड़ के पास गया। सुपरस्टार, उसने भारी आवाज में कोडवर्ड बोला। पत्तों के बीच से पीहू का डरा हुआ चेहरा बाहर आया। उसने शौर्य की हालत देखी, खून, कीचड़ और फटे कपड़े, और जोर से रोने लगी। पापा, आपको चोट लगी है? शौर्य ने उसे गोद में उठाया। कुछ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा रंग लग गया है। चलो अब घर चलते हैं। शौर्य जानता था कि उसकी बाइक अब सेफ नहीं है और जंगल में पैदल जाना भी ठीक नहीं। उसने देखा कि डीजे टॉक्स की 2 थार जीप थोड़ी दूर खड़ी थी। उसने टॉक्स की जेब से चाबी निकाली थी जब वो उसे मार रहा था। शौर्य ने पीहू को जीप की अगली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। सीट बेल्ट लगा लो शेरनी। शौर्य ने इंजन स्टार्ट किया। जीप ने रफ्तार पकड़ी और जंगल के रास्ते को चीरती हुई मेन रोड की तरफ बढ़ गई। पीछे डीजे टॉक्स और उसके गुंडे कीचड़ में पड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। आधी रात का फोन। हाईवे पर पहुंचते ही शौर्य ने एक पीसीओ ढूंढा क्योंकि उसका अपना फोन उसने फेंक दिया था। उसने एक नंबर मिलाया। ये नंबर न तो विक्की का था न प्रीति का। ये नंबर दिग्विजय श्रॉफ का था। घंटी बजी। रात के 3 बज रहे थे। हेलो। दूसरी तरफ से एक नींद भरी लेकिन कड़क आवाज आई। मिस्टर श्रॉफ, शौर्य बोल रहा हूं। शौर्य की आवाज में दर्द और जीत दोनों थी। शौर्य, तुम कहां हो? पूरा शहर तुम्हें ढूंढ रहा है। सिंघानिया ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। दिग्विजय की आवाज में चिंता थी। मैं कहां हूं ये छोड़िए सर, बस ये बताइए क्या आप विक्रम सिंघानिया को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं? शौर्य ने सीधा सवाल किया। उधर खामोशी छा गई। फिर दिग्विजय बोले, कीमत क्या है? कीमत है मेरी आजादी और मेरी बेटी की सुरक्षा। शौर्य ने कहा, मेरे पास मदन प्रताप का वो मास्टर टेप है जो साबित करता है कि विक्रम सिंघानिया का पूरा करियर एक झूठ है। वो एक चोर है। अगर ये टेप कल सुबह तक मीडिया में पहुंच गया तो सिंघानिया खत्म। दिग्विजय ने गहरी सांस ली। शौर्य, अगर तुम्हारे पास वो टेप है तो तुम राजा हो। तुम कहां हो? मैं अपनी सिक्योरिटी भेजता हूं। नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं सुबह 6 बजे रेडियो मिर्ची के ऑफिस के बाहर मिलूंगा। आप वहां मीडिया को बुला लीजिए। मैं ये टेप किसी एक को नहीं, पूरी दुनिया को एक साथ सुबीबी बनाना चाहता हूं। शौर्य ने कहा, ठीक है लड़के, सुबह 6 बजे जिंदा रहना। तब तक दिग्विजय ने फोन रख दिया। शौर्य जीप में वापस आया। पीहू सो चुकी थी। शौर्य ने जीप के डैशबोर्ड पर वो टेप रखा। पापा, शौर्य ने आसमान की तरफ देखा, कल सुबह आपका नाम साफ हो जाएगा और दुनिया को असली सुपरस्टार मिल जाएगा। लेकिन शौर्य को नहीं पता था कि विक्रम सिंघानिया ने शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स पर नाकेबंदी करवा रखी है और रेडियो मिर्ची का ऑफिस शहर के बीचों बीच है। वहां तक पहुंचना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। शौर्य ने गियर बदला। जीप रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ी।